कुछ बातचीत करेंगे हम लोग फ्रिक्शन के बारे में। चलो भाई, फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, सही बोल दिया। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कोई दो बॉडी अगर एक दूसरे के साथ क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, तो दोनों सरफेस के बीच में जो एरिया होगा उस एरिया के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। बट फ्रिक्शन बोल कहता है कभी जब एक्शन में आता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है। जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। जैसे एक हम लोग ग्राफ बनाए हैं फ्रिक्शन के साथ अप्लाइड फोर्स का, एक ग्राफ बनाया है कुछ इस तरीके का, और ये ग्राफ ऐसे बनता है। ये हमारा कौन सा है बताओ, अप्लाइड फोर्स है, और ये हमारी कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है बताओ, जीरो है। तो क्या है फ्रिक्शन, ए अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी एक्चुअली मूव या स्लाइड और रोल और इवन ट्राई टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ये फ्रिक्शन तभी एप्लीकेशंस में आता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर क्या करता है, या तो मूव कर जाए या ट्राई टू मूव करे, या उसको मूव कराने की तुम क्या करो, कोशिश करो। तो हम कहेंगे उसके सरफेस के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप होगा, और उस कांटेक्ट फोर्स को क्या बोलेंगे बताओ, फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। उस कांटेक्ट फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। बट अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन भी क्या है, जीरो है। समझ गया। चलो भाई, एक बात और, एक तो ये बात समझ गए। दूसरी बात कि अगर कोई सरफेस है, ये इस सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है, तो अगर हम तुमसे पूछे कि कौन कौन सा फोर्स लगा है, तो तुम कह सकते हो कि सर एक फोर्स सर mg सर, एक सर नॉर्मल। ये दो फोर्स से तो तुम भली भांति क्या है, परिचित हो, ठीक है। तुम इधर अप्लाइड फोर्स लगाओगे, इधर अप्लाइड फोर्स लगाओगे, इधर तुम अप्लाइड फोर्स लगाओगे, तो तुम्हारे इस सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इधर। बट बताया कि जितना अप्लाइड फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप। एक ऐसा आएगा कि अप्लाइड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो मोशन में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बताओ ऑब्जेक्ट क्या करने गए, ए एक्सेलरेशन से मोशन करने लगेगा। किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगा इस डायरेक्शन में। और इस बॉडी का मास कितना है बताओ, इस बॉडी का मास कितना है बताओ, m है। इस बॉडी का मास क्या है, m है। तो m मास का बॉडी ए एक्सेलरेशन से चलने लगा, तो नेट फोर्स कितना लगा बताओ। अगर हम तुमसे पूछे नेट फोर्स क्या है, तो कैसे बोलोगे नेट फोर्स, बोलो कोई बच्चा। नेट फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, क्योंकि बॉडी चल रही है ना इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे, नेट फोर्स बराबर मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स, ठीक है। अब नेट फोर्स को अगर हम और सब फोर्सों के साथ जस्टिफाई करें, तो ये कौन सा फोर्स है बताओ, जो ग्रीन वाली लंबी वाली डंडा है, ये अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स को हम एफ लिखते हैं, और इधर ग्रीन वाली जो वाली फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। तो उस फ्रिक्शन फोर्स में से क्या कर देंगे, अप्लाइड फोर्स को जैसे फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर देंगे, तो क्या होगा भाई, ये नेट फोर्स के बराबर होगा। इसको शायद हमने पिछली क्लास में लिखा था, ये हमारा क्या है, फोर्स इक्वेशन, ठीक है। अब एक बात और कि अगर तुम हमारी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, चलो भाई, तो क्या बॉडी मूव करेगा। अगर अप्लाइड फोर्स, मान लो कि इस बॉडी पर आपने अप्लाई किया फोर्स, और ये फ्रिक्शन वाला फोर्स भी उतना ही बड़ा है। देखो ग्रीन वाली डंडा जितना बड़ा यहां बना रहे हैं, उतनी वाली डंडा यहां भी बनाने की हमारी क्या है, कोशिश है। ऐसे हमारी फ्रिक्शन फोर्स अभी बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो क्या बॉडी मूव करेगी, नहीं मूव करेगी। अब थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स और बढ़ गया, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स की क्या लिख रहा है बराबर, क्या बॉडी मूव करेगी, अभी भी नहीं मूव करेगी। अब थोड़ा सा अगर बढ़ा देंगे, हल्का सा अप्लाइड फोर्स बढ़ा देंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स छोटा पड़ जाएगा। तो इस मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिसको हम बोलते थे लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर एक बार समझेंगे। मान लो कि आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, और ये अप्लाइड फोर्स इस बार कितनी लगाई भाई, आपने थोड़ी सी अप्लाइड फोर्स लगाई, कितनी सी अप्लाइड फोर्स थी, तो आपके फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, थोड़ी सी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुई, ठीक है, अभी नहीं घूमेगा। फिर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने फिर से बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स और भी बढ़ गया। फिर अप्लाइड फोर्स आपने इतना बढ़ा दिया, हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया। तो ये जो फ्रिक्शन जो आप बार बार बढ़ा रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपने अप्लाइड फोर्स इतना लगा दिया, और हमारा बॉडी देखा
कि बॉडी क्या फ्रिक्शनल फोर्स इतनी लगी और बॉडी इस डायरेक्शन में क्या होने लगी, बताओ, ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगी, तो हम बोलेंगे ये जो हमारा फोर्स है इसको बोलेंगे स्टैटिक का अपर लिमिट है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की जो अपर लिमिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान से सोचो, थोड़ा सा समझो तब समझ में आएगा, अभी आराम से सोचो, अपने आप समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। पहले स्लाइड को समझो, थोड़ी देर, कुछ दिन तक, 2-4-5 दिन समझने की कोशिश करो, फिर समझेगा। किसी भी सरफेस की इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट है, उससे ज्यादा फोर्स जब तक नहीं लगाओगे तब तक बॉडी मूव नहीं करेगा। आपने अभी 5 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी नहीं मूव करेगा, 6 न्यूटन लगाया नहीं मूव करेगा, 7 न्यूटन नहीं लगाया मूव करा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका एक सर्टेन वैल्यू है, उससे कम वैल्यू का अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो कभी भी बॉडी क्या होगी, उस सरफेस में मूव नहीं करेगी। पर जैसे ही आप इससे थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे तो बॉडी क्या होने, मूव करने लगेगी, ठीक है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई कैलकुलेशन नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है, बताओ बच्चा पार्टी, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकती है, बोलो, 0 भी हो सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से क्या हो सकता है, प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये अपर लिमिट है, इस अपर लिमिट के बाद बॉडी क्या चलने का, ये जो अपर लिमिट के समय ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस फ्रिक्शन फोर्स के बाद ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जो हमारी इन दोनों सरफेस के बीच क्या होगी, बताओ, लग रही है। तो इस मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम क्या होगा, हम बोलते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लो 1 मिनट के लिए हमने इस सरफेस को स्मूथ कर ली, इसकी पॉलिशिंग कर दी, इसमें ग्रीस लगा दिया, बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हो जाए, नहीं हो जाएगा, हमारी फ्रिक्शन का फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की अपर लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस अपर लिमिट को हम क्या बोलते हैं, बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सीधा सीधा आप लोग याद रखो कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो कम इनटू प्ले, मतलब समझ गया सब बच्चा। एक्शन में कब आता है, एक्शन में कब आता है, जब एक्चुअली बॉडी मूव करना चाहता है या ट्राई टू मूव करना चाहता है, ठीक है, समझ लिया सब बच्चा इस बात। उसके नीचे एक छोटा सा ये डायग्राम बना लो, ये एक अप्लाइड फोर्स के लिए आप यहां पर लिख दो, क्या लिखो बच्चा पार्टी फटाफट, इस अप्लाइड फोर्स को F लिख दो, इस फ्रिक्शनल फोर्स को F लिख दो, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे अगर अप्लाइड फोर्स F जो है ये बड़ा है किसके, फ्रिक्शनल फोर्स से, तो उसके नीचे लिखो नाउ बॉडी मूव विथ ए एक्सेलरेशन, द नेट फोर्स, इसके बाद लिखेगा नेट बॉडी m इंटू ए, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फटाफट लिख दो, जल्दी से लिखो। इसमें एक और फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं, 1 मिनट बताते हैं बेटा, थोड़ा सा लिखो ना, फिर बताता हूं। एन किसके बराबर होगा बताओ, mg के बराबर होगा। एक ये भी इक्वेशन आप लिख सकते हो। ये बॉडी नहीं ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है, ये बॉडी इधर जाएगा तो वर्टिकल फोर्स जो होगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर वाला फोर्स ये भी बराबर आप लिख सकते हो। एन किसके बराबर होगा, एन को क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बता देगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा थोड़ा लिखो ना, पहले अपने आप थोड़ा सा लिखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा बॉडी। नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या होगा, mg को क्या लिखेंगे बताओ, वेट, mg को क्या लिखेंगे बताओ, वेट, समझ गया। चलिए अगला बात, इतना लिख लिया सब, थोड़ा सा लिखो फिर अपने आप समझ में आएगा, देखना ना। अब कहा गया फ्रिक्शन क्या हो गया, 2 तरीके का होता है, एक क्या होती है एक्सटर्नल फ्रिक्शन होती है जिसको कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन ही बोलते हैं, और एक इंटरनल फ्रिक्शन जिसको हम बोलो विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। लिखो सही बच्चे, 2 टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, 2 टाइप हमारा फ्रिक्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन में। एक्सटर्नल फ्रिक्शन हो गया, 2 बॉडी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड ट्राई टू मूव और देयर इज ए रिलेटिव मोशन होगा, तब हम कहेंगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन बोल सकते हैं। और इंटरनल फ्रिक्शन, जैसे यहां पर कोई बॉडी है, कोई प्लैंक है और इस प्लैंक पर कोई बॉडी पड़ रही है, इस पर एक बॉडी पड़ी हुई है। अब इस बॉडी इस प्लैंक पर घूमना चाह रहा है, जब ये बॉडी इस प्लैंक पर घूमेगा ये ऐसे भागना चाहेगा,
तो ये अप्लाइड फ्रिक्शन क्या लगे, फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगेगा। तो ऐसे फ्रिक्शन को एक्सटर्नल फ्रिक्शन या कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन बोलेंगे। ये अप्लाइड फोर्स इधर होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा बताओ, इधर। यहां पर दूसरा जो इंटरनल फ्रिक्शन की बात की है कि मान लो कि एक लिक्विड कंटेनर है और इस लिक्विड कंटेनर में हमारी लिक्विड्स है, कोई भी फ्लूइड्स है, गैस भी हो सकता है भाई, और गैस के मोलिक्यूल्स के बीच भी इंटरनल फ्रिक्शन होता है, गैस के मोलिक्यूल्स के बीच भी इंटरनल फ्रिक्शन होता है। अब बैठ जाओ, एकदम बैठ जाओ। गैस के बीच भी, या जो गैस हो या लिक्विड्स हो, लिक्विड्स यहां पर लिखा हुआ है तो लिक्विड भी आप समझ सकते हो, पर गैस के बीच भी होती है। ये सारे मोलिक्यूल्स जो है, जो हम बना रहे हैं, ये सारे एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे पर फ्रिक्शन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तुम ऐसे समझ लो कि अगर किस ऐसे जगह पे आप गए हो जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, एक बॉडी दूसरे बॉडी से क्या हो रही है, टकरा रही है, तो इस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे क्या, इंटरनल फ्रिक्शन। यानी लिक्विड मोलिक्यूल्स के बीच जो एक तरीके का कोलिजन जैसा है या एक तरीके का फिजिकली कांटेक्ट वाली जो फ्रिक्शन है, दैट इज कॉल्ड क्या। अगर कहेंगे इस मोलिक्यूल्स को ऊपर आने में दिक्कत हो रही है तो तुम क्या कहोगे, ये मोलिक्यूल्स अगर ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, बहुत सारे मोलिक्यूल्स से टकराते टकराते ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कौन सा फ्रिक्शन है, उसको बोलेंगे इंटरनल फ्रिक्शन। और इस इंटरनल फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और इस फ्लूइड फ्रिक्शन को हम अलग एक चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे, इसका नाम बोलेंगे विस्कोसिटी, ठीक है। क्या होगा, विस्कोसिटी। मान लो कोई फ्लूइड इसके अंदर पड़ी हुई है, कोई फ्लूइड इसके अंदर पड़ी हुई, ध्यान से सुनो। पहले तो हम लोग थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, कुछ कुछ बातों को ठीक से लिखो, सजा सजा के लिखो, अच्छे तरीके से लिखो, ठीक है। जिसकी कॉपी जितनी अच्छे से सज के लिखेगी उसका दिमाग उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उतना अच्छा उसको समझ में आएगा, उसकी जितनी जिंदगी उतनी ज्यादा ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड समझ रहे हो ना, सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एक पेरेंट्स पूछा कि भाई हम पढ़े लिखे तो है नहीं, कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा सही पढ़ता है। तो कहा है कि घर में जो खाना बना है ना, अगर वो बच्चा आराम से खा ले ना तो समझ लीजिए कि क्या वो बच्चा सही पढ़ रहा है, ठीक है ना। क्या बोला वो टीचर कि घर में जो खाना बना हुआ है, अगर वो खाना वो बच्चा बिना कुछ क्या कंप्लेन किए हुए अगर ये कह दे तो समझ लो खाने लगे वो बच्चा, तो समझ लो वो बच्चा सही डायरेक्शन में, उसकी पढ़ाई लिखाई सारी चीजें सही चल रही है। तो कहोगे सर ये कैसे प्रूव होता है। तो एक बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है ना, तो वो राइटर क्या करते थे, वो राइटर क्या हुआ, एक दिन उसकी मम्मा ने उसको खाना दिया तो कहा कि उस राइटर ने बोला कि सर मम्मी इसमें तुम्हारा ना नमक कम दे रहे हो, नमक आज बहुत कम है मम्मा। तो मम्मी उसकी बोली कि बेटा तुम्हारा जो काम जो था, तुम जो कहानी लिख रहे थे, क्या वो कहानी तुमने लिखना बंद कर दिए क्या, क्या वो कहानी समाप्त हो गई क्या। हाँ मम्मा, ये तुमको कैसे पता चला कि ये जो नमक तुम आज जो कंप्लेन कर रहे हो ना, वो कंप्लेन जो है ना, ये तो 1 महीने से मैं नमक कम डाल रही हूँ, तुम आज कंप्लेन कर रहे हो। यानी तुम्हारी ध्यान जो, क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा ध्यान जिधर लगा हुआ था उधर ध्यान वहां नहीं लगा हुआ है, दूसरे तरफ ध्यान लगा हुआ है। तभी मम्मी की बनाई हुई खाना और दाल में नमक कम लग रहा है, यानी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं और लगा हुआ है। जीवन के प्रति जो वफादारी होनी चाहिए वो नहीं वफादार हो, वो कहीं और दिमाग लगाए हो कि आज कुछ और बोलेंगे खाना के। ये सब छोटी छोटी बातें जो है ना, तो कोई भी आदमी तुम्हारे पास आकर के, घर में आकर के ये तो नहीं देखेगा कि तुमसे फिजिक्स का फर्स्ट लॉ कहेगा कि भाई न्यूटन का सेकंड लॉ बता, तुम्हारी कॉपी उठा के, अरे यार कितना अच्छा मोती जैसा लड़का लिख रखा है, कितना अच्छा इसकी कॉपी है, इसकी बनावट कितनी अच्छी है, सब कॉपी को सजा के रखे हुए, पता चल जाएगा वो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, तभी तो इतना अच्छा से लिख रखा है। बताओ कितने बच्चों की कॉपी अच्छी से लिखी हुई है। जिस बच्चों का लिखा रहेगा वो देखना उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तुम लगा लो, तुम जिस बच्चे की कॉपी जितनी अच्छी लिखी रहेगी उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा आएगा, और जिस बच्चे की कॉपी से कुछ भी पता नहीं चलेगा उसको, उस बच्चों का रिजल्ट खराब होने वाला है, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो आज हम लोग पढ़ाई के बारे में, अब यहां पर जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए, ड्रॉप नहीं बना, ये लिक्विड्स के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स होता है। इस फ्रिक्शन को फोर्स को हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन बोलेंगे। इसका एक अलग सा चैप्टर बनाया गया है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स के बात में।
बट यहां पर हमें एक्सटर्नल फ्रिक्शन जिसको कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन बोलते हैं वो तब होगा जब दो सॉलिड बॉडी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रखी जाएगी, तब हम जो फ्रिक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे बताओ, एक्सटर्नल फ्रिक्शन बोलेंगे। और इस फ्रिक्शन की चर्चा हम इस क्लास में करने के मूड में आए हैं। पिछली स्लाइड में हमने ये पढ़ाया कि जब भी हम किसी बॉडी पर फ्रिक्शन का अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हाँ बताइए बच्चा पार्टी क्या बोल रहा है, क्या चीज बताया? तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन बहुत जगह है, वो माउस उस पर पड़ी हुई है, उस पर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कोई भी चीज किसी चीज पर पड़ी हुई है, ये चीज इस पर पड़ी हुई है, इस पर फोर्स लगाए हैं, उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगने। फ्रिक्शन तो हम बच ही नहीं सकते, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो दो सरफेस के बीच होगा ही होगा, ठीक है। बट वही लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच होगा तो उसको हम इंटरनल फ्रिक्शन बोलेंगे, जिसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे बताओ, विस्कोसिटी बोलेंगे। देखो बेटा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है भाई, इस फ्रिक्शन के बारे में, एक्सटर्नल फ्रिक्शन के बारे में क्या करना है, डिटेल में हमें पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, समझ लो। चलो भाई अब थोड़ा सा बात करते हैं, फटाफट लिख लो। एक्सटर्नल फ्रिक्शन में क्या हो गया, एक्सटर्नल फ्रिक्शन को हम तीन टाइप से कैटेगरी में बांट दिए। क्या क्या, फटाफट लिखना शुरू करो। टाइप ऑफ फ्रिक्शन में एक्सटर्नल, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, इस स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफएस लिखते हैं, इस स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या लिखते हैं, एफएस, फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएल भी लिख सकते हो या एफ मैक्स भी लिख सकते हो। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो, और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या लिखते हैं, एफ के। एफ एल को, इसको हम लोग एफ लिमिटिंग भी लिखते हैं, एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग। चलिए भाई, अब यहां पर एक बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहां पर तुम समझ सकते हो, इस डायग्राम को आप बना चुके हो, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो। ये बॉडी इस प्लैंक पर, कई बार मैं समझाया भी हूं, फिर से एक बार समझाता हूं। ये बॉडी इस प्लैंक पर क्या हो रही है, पड़ी हुई। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया भाई, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या बॉडी चली, मान लो ये बॉडी 10 न्यूटन के फोर्स लगाने से ये बॉडी नहीं चली, नहीं ऊपर गया, नहीं नीचे गया, नहीं लेफ्ट गया, नहीं राइट गया। क्या मतलब है, एक फोर्स इधर लगाए हो तो दूसरा 10 न्यूटन का अगर इधर फोर्स लगा है तो 10 न्यूटन का फोर्स क्या लगा होगा, इधर भी लगा होगा, तभी तो ये नेट फोर्स जीरो है। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहती है, जब नेट फोर्स जीरो होता है। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाली फोर्स के बराबर है। आपने फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन का, तो जरूर फ्रिक्शनल फोर्स कहां है, 10 न्यूटन का लगा, तभी तो बॉडी नहीं मूव कर रही। चलिए भाई, अब तुमने 2 न्यूटन फोर्स और बढ़ा दिया, 2 न्यूटन फोर्स बढ़ाया और फिर देखा अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रही है। यानी 2 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद, बोलो, 2 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद, हमारा बढ़ाने के बाद हमारा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, 12 न्यूटन का हो गया। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितनी हो गई, 12 की हो गई, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप लाइट फोर्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, बढ़। अब तुमने क्या कर दिया, 3 न्यूटन और बढ़ा दिया। 3 न्यूटन बढ़ाने के बाद क्या हुआ भाई, अप्लाइड फोर्स कितने न्यूटन का हो गया बताओ, 15 न्यूटन का हो। ध्यान से सोचो, अप्लाइड फोर्स कितने न्यूटन का हो गया, 15 न्यूटन का हो गया। तो अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन का हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा बताओ, 15 न्यूटन का हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है, तुम्हें फील आ रहा है कि अब थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी, चल पड़ेगी। तो तुमको पूछेंगे कि भाई हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन है, कौन सा वैल्यू, 10 न्यूटन की 12 न्यूटन की 15 न्यूटन, तो तुम बोलोगे 15 न्यूटन स्टैटिक। यानी इस सरफेस पर मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वही बता सकते हैं। तुम कहोगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन तो सर पहले 0 भी था, फिर 10 भी था सर, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था, बट मैक्सिमम जो 15 था, मैक्सिमम जो 15 था। उसके बाद बॉडी चलने लगा, बॉडी का स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लिमिटिंग। समझ गया सब बच्चा। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की केस में क्या बॉडी चलेगी, तो तुम कहोगे वर्ज पे होगा, मोशन के वर्ज पे होगा, चलने की स्थिति में आएगी बट बॉडी चलेगी नहीं। ठीक है, क्या बोला मैं,
चलने की स्थिति में आएगी पर बॉडी चलेगा नहीं। ठीक है भाई। अब 15 से 0.1 लगा दो न्यूटन तो क्या होगा, अपने आप बॉडी चलने लगेगी। ठीक है, तो हम कैसे, हमने पिछली जो अभी इसके पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें हमने एक ग्राफ बनाया था, आप लोग मत बनाइएगा अभी ग्राफ में हमने ऐसे बनाया था, फिर एक थोड़ा सा बम्प बनाया था, फिर हमने ऐसे बनाया, एवरी टाइम ऐसे बनाएंगे। ये जो पूरी जो लाइन है यहां से यहां तक की जो लाइन है इसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहां जो अपर लिमिट है, ये जो अपर लिमिट है इसको बोलेंगे क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो लाइन बना वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके नीचे वाला ये जो लाइन है इसको क्या बोलेगा, बता क्या बोलेगा इसको, कहां कहां कूद रहा है, कहां दिमाग है तुम्हारा, तो फिर क्या बोलेगा इसको, इस लाइन को क्या बोलेगा, इस लाइन को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा ऋतिक, इस लाइन को क्या बोलेगा, इस लाइन को किसी को नहीं पता चल रहा है। अरे भाई मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है तो यही तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है भाई। ये वाली लाइन पर इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ये क्या है बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये क्या है बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन लिमिटिंग लिख सकते हैं और इसको क्या बोलेंगे, एफ क्या लिखेंगे। और ये हमारी क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक तो है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या क्या हो सकता है बताइए, क्या एक्यूरेट वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का बता सकते हैं। जीरो भी है ना, जीरो भी, जीरो से बढ़ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, बढ़े जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आप बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, तो बता क्या सकते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन बता सकते। ठीक है, अब ऐसा देखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.01 अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी क्या होती है, कम होती है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था कि 4 आदमी मान लो कि एक कार को हम लोग धक्का दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद जब गाड़ी चलने लगी थी, जब गाड़ी स्लो लुढ़कने लगी थी, ठीक है, तो हम 3 आदमी भी उस धक्के दे करके कहीं गाड़ी को ले जाते हैं। परंतु स्टार्ट करने के समय, गाड़ी को जोर से धक्का देने के समय स्टैटिक, जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगी हुई है, जो ऑब्जेक्ट जिसके कारण गाड़ी क्या रुकी हुई है उसको चलाने के लिए हमें ज्यादा अप्लाइड फोर्स चाहिए, तो ज्यादा आदमियों की जरूरत चाहिए। यानी हमारी जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगी, बोलो, कम होगी। इसलिए ग्राफ का ग्राफ क्या हुआ, प्लॉटिंग क्या होगी, थोड़ी सी नीचे आई है। यानी हमारी ग्राफ की जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या है बताओ, ये पूरी लाइन क्या बताता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को बताता है। ये जो बम्प जो है वो क्या बताता है बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन को बताता है। और ये फिर ये जो लाइन जो स्टैटिक है, ये जो लाइन है ये हमारी क्या बना रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन को बता। समझ गया। इस एक्सिस पे क्या रखा हुआ है बताओ, इस एक्सिस पर क्या रखा हुआ है बताओ, फ्रिक्शन। इस एक्सिस पर क्या रखा है बताओ, तो ये जो लाइन है वो किसको बताएगा, फ्रिक्शन फोर्स को ही तो बताएगा। वाई एक्सिस पर कौन है बताओ, फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या बताएगा, फ्रिक्शन फोर्स बताएगा। अगर कोई आदमी पूछेगा इस पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ, तो तुमको यहां से एक लाइन खींच लो, सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। कोई आदमी बताएगा ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री का होगा। तो क्यों सर, क्योंकि सर आपका अप्लाइड फोर्स, सुनो तो ये बच्चे, सर ये आपका अप्लाइड फोर्स और आपका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, बोलो, अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इक्वल है। अप्लाइड फोर्स कितना लगाया था बताओ, 10, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में कितनी थी, 10। तो अगर ये 10 है, अगर ये 10 है और ये भी 10 है, तो 10/10 क्या हो गया भाई, 1 परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो गया, 1 tan थीटा, 1 थीटा 45, सही तो। यानी ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। बताओ यहां पर अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन 12 है तो बताओ अप्लाइड फोर्स कितना होगा बताओ, 12 होगा। थीटा बदलोगे, बदलेगा नहीं बदलेगा। यहां पर जाकर के आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो गया, 15 हो गया, और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या हो गया, 15 यहां तक होगा। सॉरी, अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा, बट इससे थोड़ा सा जब ज्यादा होगा तो हमारी कंडीशन क्या होगी, बदलेगी और बॉडी क्या होने लगेगा, मोशन करने लगेगा। समझा सब बच्चा। चलिए भाई, ये ग्राफ बना लिया से बच्चे अपने कॉपी में, एक बार बना लीजिए, चाहे ये वाला ग्राफ बना लीजिए, कोई भी ग्राफ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी ग्राफ, ये ग्राफ बना लीजिए। अप्लाइड फोर्स, ऐसा मत बनाएगी, ये सही नहीं बना हुआ है,
ग्राफ मेरे वाला ग्राफ हम लोग सही ग्राफ बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे हम? ये बेवकूफ जैसा ग्राफ बनाया कहीं से हम। ये हमारी क्या होगी, यहाँ पर लिख लो फ्रिक्शन, एफ छोटा लिख दो, फ्रिक्शन कहने का मतलब, ये अप्लाइड फोर्स को एफ लिख लो। ये मोस्टली 45 डिग्री पर ले जाना एकदम बीच से, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर क्या बना देना बताओ, बम्प बनाना, और फिर ऐसे कर देना। ये हमारा हो गया। इसको लिख दो एफ एल लिख दो, एफ एल लिख दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख दो। इसको लिख दो एफ के लिख दो, इसको लिख दो एफ के लिख दो, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। और इस पर लिख सके तो लिख दो स्टैटिक फ्रिक्शन। चमक गया थोड़ा सा ना, इसलिए हम ब्लैक पे लिख रहे थे। स्टैटिक फ्रिक्शन लिख दो, ये लिख लो, इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लो, लाइन स्लोप करके काइनेटिक फ्रिक्शन लिख लो। ये वाला हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये पूरी लाइन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन को बता रहा। बना लो सही बच्चों, लिख लो ना, बात तो समझ में है ना, कलर क्या चेंज करो, बात समझ में आ गया, लिखो, लिख लिया सब बच्चा? ये तो डेफिनेशन लिखा गया स्टैटिक फ्रिक्शन का। क्या लिखा डेफिनेशन? अपोजिंग फोर्स कम इनटू प्लेन व्हेन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज इट नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन वो अपोजिंग फोर्स है जो बॉडी के ऊपर लगती है कब लगती है? जब बॉडी मूव करने की कोशिश करता है। बट क्या बॉडी एक्चुअल मूव करता है? नहीं करता है। लिखिए डेफिनेशन को, अपोजिंग फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन बॉडी टेंड्स टू मूव over the surface of another but the actual motion has it not started is called क्या, static friction। डेफिनेशन को लिख सकते हैं। आर्यन लिख लिया तो नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन लिखो, देखो डेफिनेशन अपोजिंग पता क्या है। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन इसी से पूछेंगे, नहीं बताएगा अंग्रेजी में ठीक से, फिर बताता हूँ। क्या है अंग्रेजी में क्यों नहीं बताएगा? तू इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ता है, तू स्कूल नहीं जाता तो मेरे को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दे, हम हिंदी में बताता हूँ, समझाता हूँ तो इंग्लिश में, तो तू मेरे को इंग्लिश में समझा दे मेरे को, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कर करके। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर अप्लाइड फोर्स लगाएं, क्या बॉडी चलेगा? नहीं चले। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर अगर हम अप्लाइड फोर्स लगाएं तो क्या बॉडी चलेगा? नहीं हो, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जिसमें बॉडी एक्चुअल मूव नहीं करता है। तुम्हें लगता है कि बॉडी मूव करेगा बट वो मूव नहीं करता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। चलिए जल्दी लिखो, अपने से डेफिनेशन बना के लिखो। चलो भाई, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको पता है। बॉडी रखा जाता है तो एमजी क्या होता है? ग्रेविटी का डाउनवर्ड लगता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपवर्ड लगता है। और एन किसके बराबर होता है? एमजी के बराबर होता है। ये बात पहले ही बता दो। अब एक चीज कहा गया, स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन जो लिखा उसको, डज नॉट एग्जिस्ट इटसेल्फ मींस नो एक्सटर्नल फोर्स नो स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो? 0 है। ये मान के चलते हैं। अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर पड़ी हुई है, क्या लिखा हुआ है? कोई बॉडी, मान लो ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे कोई बॉडी पड़े, लिखो सही बच्चे ऊपर वाला स्लाइड। और इस बॉडी इस पर, अभी इस पर कहेंगे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो बोलेंगे सिर्फ सर एक नॉर्मल रिएक्शन सर एन लग रहा है। सर एक नॉर्मल रिएक्शन कौन लग रहा है बताओ? एन लग रहा है। और कौन लग रहा है बताओ? बोलो। एक लग रहा है एमजी। क्या अभी कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? नहीं सर, अभी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ यही 2 फोर्स। इट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा जबकि नो एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक।
फोर्स अप्लाइड। अब तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा इसके। अगर आप इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो मोशन का होने का डायरेक्शन भी क्या है, यही है। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगेगा बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी जब अप्लाइड फोर्स लगाओगे उस अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। चलो भाई, चलो एक छोटी सी बात समझ लो फिर लिखना। मान लो कि एक बॉडी है, सुनो तो ये बच्चे, फिर लिखना, छोड़ूंगा स्लाइड को। ये एक बॉडी है, अभी हमने अप्लाइड फोर्स कहां लगाया, यहां लगाया, यहां एफ फोर्स लगाया, ठीक है। अब हमने अप्लाइड फोर्स कहां लगाया भाई, एफ फोर्स लगाया। ये अप्लाइड फोर्स को हम लोग छोटा एफ मत लिखे, क्या लिखे, कैपिटल एफ लिखे। ये अप्लाइड फोर्स इधर लगा है, बॉडी बताओ किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा क्या, किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन। अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे क्या बॉडी उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं सर। अप्लाइड फोर्स तो आपने ऐसे लगाया पर, और बॉडी जाना किस डायरेक्शन में चाह रहा है सर, इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में इंपेंडिंग मोशन है, डायरेक्शन ऑफ इंपेंडिंग क्या बोलो, ये मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ इंपेंडिंग मोशन है, उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगेगा बताओ बच्चा पार्टी, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये एक बात याद रखना है, ये लिखा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज इंपेंडिंग मोशन, इंपेंडिंग मोशन टेक प्लेस इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट नो इंपेंडिंग मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कहा था कि इंपेंडिंग मोशन भी नहीं होगा, ठीक है। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में हम नहीं बता सकते। स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, और किसी बॉडी को मूव करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। हम चलते इसीलिए है कि हमारी टांग और हमारे अर्थ के बीच क्या है, फ्रिक्शन है। तुम कहोगे सर गीली मिट्टी पर या उस तरीके की चीजों पर हम फिसल क्यों जाते हैं, कि वहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जहां स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है वहां पर तुम खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक है। उस जगह पे चलना तो क्या, खड़ा नहीं हो सकते हो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म है, ठीक है। और जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू, तो तुम जैसे ही थोड़ा सा भी तिरछा करते हो तो तुम ऐसे पैर को दबाते हो तिरछा करके हल्का सा, तो क्या होता है, तुम किधर जाना का चाहते हो बताओ, आगे की ओर जाना चाहते हो। तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है पीछे की ओर, और तुम्हें क्या करता है, इंपेंडिंग मोशन के डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या करता है, धकेल देता है कि चलो भैया आगे की ओर, ठीक है। तुम समझ गया, फ्रिक्शन क्या जरूरी है, चलने की जरूरी है, खड़ा होने के लिए सबके लिए क्या है जरूरी, हमारी फ्रिक्शन है। ये पेन जो चलता है इस पर टिप पे, ये व्हाइट बोर्ड पे, क्यों, क्योंकि इसके टिप और इसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। आज से कुछ साल पहले जब हम इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिखते तो वहां पर और अच्छा फ्रिक्शन था, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनती थी। अब क्या हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया है तो हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी सी पहले से गंदी हो गई है। पर धीरे धीरे उस फ्रिक्शन को कंट्रोल करते हुए, परंतु मान लो कि हम फ्रिक्शन को 100% खत्म कर दें तो हम इस बोर्ड पे लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है लिखने के लिए। अगर पेज पेन और पेन के टिप और पेज के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम पेज से लिख भी नहीं पाएंगे, पेज के ऊपर पेन से, ठीक है। तो ये सब सारी बातें फ्रिक्शन हमें जस्टिफाई करेगा। चलिए भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, सभी बच्चों को पता है, डेफिनेशन लिख लिए, इट इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। आगे आ गया, अप्लाइड फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन, यानी हमारा अप्लाइड फोर्स को हम क्या लिख रहे हैं बताओ, एफ। ये स्लाइटली ग्रेटर देन
इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग, तो मोशन होना शुरू हो जाएगा। उस समय जो फ्रिक्शन दिख रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फटाफट लिख दिए। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के समय एक्चुअल मोशन परफॉर्म होने के लगेगा, और उसके थोड़ी देर के बाद जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगी, एफ की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी छोटी होगी एफ एल की वैल्यू से, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। इस बात को याद रखिएगा सही बच्चे। बट हम निकाल क्या सकते हैं, क्या हम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के जितने भी लॉ आएंगे उससे लॉ के हेल्प से हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही निकाल पाए। ठीक, चलिए यहां तक सही बच्चे अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए इन बातों को। चलिए भाई, अब एक बात और करेंगे। लिख लिया सब, लिख लिया, अच्छा लड़का है तुम। इसके आगे एक और बात, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलेंगे। लिख जाइए थ्योरी, आपको पता है। इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अनदर। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज स्लाइटली लेस देन क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ड्यू टू मोशन सरफेस लॉकिंग टाइम डिक्रीज। अगर कारण पूछेगा तो ये लाइन लिख सकते हो कि क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है। तो जब बॉडी चलती रहती है ना, तो बॉडी के दो सरफेस के बीच में जो लॉकिंग टाइम होता है, कोई भी मोलिकुल्स, मान लो कि ये दो सरफेस है, इस दो सरफेस के बीच जो मोलिकुल्स है इसको लॉक होने में कुछ समय लगता है। क्या बोला मैं, लॉकिंग टाइम। एक मोलिकुल्स दूसरे मोलिकुल्स के साथ लॉक होगा, लॉक होने का टाइम होता है कितने सेकंड भाई, 3 सेकंड के अंदर लॉक होगा भाई। यानी एक मोलिकुल्स दूसरे मोलिकुल्स के साथ लॉक होगा। अब ये लॉक होने के पहले ही क्या होगा, अनलॉक कर दिया। अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, लॉक होने ही नहीं दे रहा है, तो लॉक होगा तभी फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसलिए छोटा होता है कि मोशन जो सरफेस के बीच होता है वो लॉकिंग टाइम को क्या करता है, डिक्रीज करता है। मोशन के कारण मोलिकुल्स के बीच जो लॉकिंग टाइम होता है वो उसके पहले, मोलिकुल्स के बीच जो लॉक होने का जो टाइम है उसके पहले अनलॉक कर देता है। अनलॉक कर देना है मतलब हो गया लॉक होने नहीं देता है, तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, और कहता है कि बॉडी के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन भी रोकने के लिए चाहिए। चलने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए और रोकने के लिए क्या चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, हाँ तो हम लोगों ने कितने तरीके का फ्रिक्शन पढ़ लिया भाई, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। सबसे बड़ा कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग। लिमिटिंग है ना बेटा, स्टैटिक तो बता ही नहीं सकता, तो 0 से लेकर के लिमिटिंग तक जाएगा नहीं। और काइनेटिक क्या होगा, लिमिटिंग से कम होगा, थोड़ा कम। एक और लास्ट में लिख लीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन को डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरीके का होता है, एक रोलिंग और एक क्या, स्लाइडिंग।
रोल करने का मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से बॉडी क्या होगी बताओ, रोल करेगी। ये रोल कर रही है बॉडी, नहीं कर रही है। तो रोल के समय जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, तो इन दोनों के समय इस सरफेस के बीच जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होगी रोलिंग फ्रिक्शन होगी। और ये जो बॉडी इस पर खींचोगे, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा के खींचोगे तो बॉडी को हम बोले क्या, ये बॉडी इस सरफेस पे क्या कर रही है बताओ, स्लाइड कर रही है। तो स्लाइडिंग मोशन होगा तो उस समय जो फ्रिक्शन कम इनटू प्ले होगा उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और जब बॉडी रोल करते हुए चलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए सभी बच्चे। स्लाइडिंग, दिस फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। रोलिंग क्या होगा, दिस फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। बताओ स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में कौन ज्यादा फ्रिक्शन होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? यहां भी वही बात करेंगे कि इसकी सरफेस एरिया बड़ी होने के कारण यहां पर लॉकिंग टाइम क्या है, ज्यादा मिलता है। यहां पर लॉकिंग टाइम क्या होता है, कम। यहां पर कम मोलिक्यूल्स का लॉकिंग होता है, यहां पर क्या होता है, ज्यादा मोलिक्यूल्स का लॉकिंग होता है। अगर ज्यादा मोलिक्यूल्स की लॉकिंग होगी, यानी ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर अगर ज्यादा मोलिक्यूल्स लॉक हो गए तो इसको अनलॉक करने में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए यहां पर क्या हो गया, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है। बट यहां पर मोलिक्यूल्स जो लॉक हुए हैं वो कम मोलिक्यूल्स लॉक हुए हैं। कम मोलिक्यूल्स क्या है, हमारे दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में है, तो वहां पर क्या होगा भाई, लॉकिंग कम मोलिक्यूल्स है तो कम ही फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी, अनलॉक हो जाएगी और हमारा सिस्टम क्या होगा, चलने लगेगा। यानी रोलिंग फ्रिक्शन हमारा कम होगा और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। देखोगे यहां पर ये मार्कर लगा हुआ है, लगा है ना। चलिए भाई, यानी हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। चलिए एक स्लाइड और है शायद, उसको हम लोग पढ़ लेंगे आज। लिख लिया, लिखो फटाक से। उसके बाद एक लॉ ऑफ फ्रिक्शन, बताओ कौन सा फ्रिक्शन निकाल सकते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉ जो बनेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही निकलेगा, जो निकलने वाली चीज होगा वही नहीं निकालेंगे। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन मतलब लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला लिख लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। समटाइम नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर, आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी फ्रिक्शनल फोर्स, अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी पर कोई और बॉडी रखा हुआ है, यानी एक टेबल है, उस टेबल पर क्या रखा है, एक और ब्लॉक रखा हुआ है और इसका mg लग रहा है क्या, नीचे। इसके नॉर्मल रिएक्शन कभी कभी n से भी लिखते हैं, कभी कभी r से भी लिखते हैं, दोनों चीज डिफरेंट बुक में कभी कभी लगेगा। तो कहा गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जब इस पर अप्लाइड फोर्स तुम इधर लगाओगे, अप्लाइड फोर्स कितना लगाओगे बताओ, कैपिटल F फोर्स लगाओगे, तो आपका ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स का तो जो मैग्नीट्यूड है, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जब भी हम लॉ के अंतर ले तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करेगा। ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के, यानी हमारी फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के। और तुम सभी बच्चे जानते हो r और n आपस में इक्वल है, दोनों एक ही चीज है। जिसको किसके लिखते हैं बराबर लिखते हैं बताओ, mg के बराबर लिखते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, mg के प्रोपोर्शनल होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम बराबर लिखते हैं तो म्यू लिखेंगे यहाँ, और म्यू को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू को क्या बोलेंगे, म्यू mg लिखेंगे, और म्यू को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्या, फ्रिक्शन। देखो फटाक से, क्या दिक्कत है बच्चा बड़ी, कोएफिशिएंट क्यों रुकता है, मैं लिख रहा हूँ तो बके जा रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तुमको सिर्फ लिखना है, दिमाग से समझना है और देखना है, लिखना है, तो तुमको दिक्कत हो रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नींद आ रही है। और फ्रिक्शन का फोर्स वेक्टर है, तो ये फोर्स हमेशा क्या होगा, अप्लाइड फोर्स, यानी जिधर मोशन होगा उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बात याद रखिएगा सही बच्चे। फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा
वो अपोजिट टू मोशन होगा, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स नहीं होगा। आप लिखिएगा अपोजिट टू क्या, मोशन। जिधर वो मोशन, इस बात को एक और बात लिख सकता, अपोजिट टू मोशन को अपोजिट टू इंपेंडिंग मोशन, इंपेंडिंग मोशन, ये बात भी चलेगा। इंपेंडिंग मोशन यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करना चाह रहा है। इंपेंडिंग मोशन मतलब वो डायरेक्शन में जिसमें बॉडी मूव करना चाह रहा है। ठीक है, आज की हम लॉ ऑफ फ्रिक्शन पे यहीं पर टॉपिक को क्या करेंगे, रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और होगी तो हमारी सारी फ्रिक्शन की क्लास खत्म हो जाएगी। फिफ्थ चैप्टर, जो फोर्थ चैप्टर आपका वो खत्म होगा। फिफ्थ चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक है।